हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। आज की करंट अफेयर क्लास में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है पृथ्वी-2 मिसाइल का परीक्षण। दरअसल क्या हुआ है कि फिर एक बार पृथ्वी-2 मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। यह परीक्षण रात्रि परीक्षण था जो पूरी तरह से सफल रहा है, तो इसको हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। यह आज की एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारे लिए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी-2 मिसाइल भारतीय सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की मिसाइल है, तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है यह रहेगा हमारा जोजिला सुरंग को लेकर के काम चल रहा है। इसका जो प्रस्ताव था वह पूरी तरह से पास हो गया है, तो दूसरा टॉपिक हमारा जोजिला सुरंग रहने वाला है। और उसके बाद हमारा जो आज का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है यह वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन रहने वाला है। यानी कि दिल्ली जो है इस समय हर साल बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या से जूझ रही होती है। दिल्ली एक तरह से पूरी गैस चेंबर बन जाती है जहां सांस लेना भी अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस साल क्या हुआ है कि दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण विरोधी अभियान चलाया गया है जिसका नाम दिया गया है वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन नाम दिया गया है। तो उसको आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम अपना पहला टॉपिक ले लेते हैं। पहले पृथ्वी-2 मिसाइल के परीक्षण को जान लेते हैं। दरअसल फिर एक बार क्या हुआ है, पृथ्वी-2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। वैसे तो इसका परीक्षण क्या है, वैसे तो लगातार होता ही रहता है, कई बार दिन में हुआ। अब आजकल क्या हो रहा है कि डीआरडीओ और भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यह कोशिश कर रहे हैं कि यह मिसाइल रात में भी ठीक से काम कर सके। दरअसल हम देख पा रहे हैं आजकल की एक लंबे समय हो गया, काफी महीने बीत चुके हैं कि चाइना से लगातार हमारा तनाव बना हुआ है और यह तनाव दिन प्रतिदिन अपना रूप परिवर्तित करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान से लगातार हमारे विवाद चलते रहते हैं और वहां भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जब यहाँ युद्ध की पूरी तरह से स्थिति बन रही है तो कहीं ना कहीं भारत का यहाँ ये दायित्व बनता है कि यह अपनी जो रक्षा क्षेत्र है उसको अच्छे से मजबूत कर ले। तो उसी की मजबूती के क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में हमने रुद्रम को पढ़ा था, उससे पहले हमने अभ्यास भी पढ़ा था, उससे पहले 23 सितंबर को भी पृथ्वी-2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया था। तो लगातार इस प्रकार की कोशिशें और तैयारियां भारत सरकार की तरफ से भी की जा रही है। तो कल 16 अक्टूबर को रात्रिकालीन परीक्षण किया गया पृथ्वी-2 मिसाइल का, जो पूरी तरह से सफल रहा। पृथ्वी-2 मिसाइल अब तक अपने आप में काफी ज्यादा सक्सेसफुल मिसाइल मानी जाती है। तो लगातार जिस प्रकार के परीक्षण किए जा रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा, यह परीक्षण भी पूरी तरह सफल रहा है। लेकिन यह परीक्षण कहाँ किया गया था, तो यह ओडिशा के बालासोर तट पर किया गया था, चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के अंदर। देखो यह टेस्ट रेंज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार डीआरडीओ के द्वारा कई सारे अभ्यास यहाँ से किए जा गए हैं। अब तक कई सारे सफल परीक्षण यहाँ किए हैं डीआरडीओ ने। तो याद रखिएगा ओडिशा के बालासोर तट पर है यह चांदीपुर का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। तो इसके अंदर तीसरे प्रक्षेपण क्षेत्र से क्या किया गया था, डीआरडीओ का यह परीक्षण किया गया था और डीआरडीओ के द्वारा यह परीक्षण किया गया था पृथ्वी-2 मिसाइल के ऊपर, जो सफल हो गया है। 16 अक्टूबर को किया गया था, कल रात 7:30 बजे यह काम किया गया था। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है यह भी है कि पृथ्वी-2 मिसाइल को वहां पे मोबाइल लॉन्चर से दागा गया था और बाद में यह सभी महानकों पे अपने स्तर पर खरी उतरी है। अगर हम इसको लेकर के बात करें पृथ्वी-2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह सतह से सतह पर मारक क्षमता वाली एक भारत की महत्वपूर्ण मिसाइल मानी जाती है। अगर हम बात करें इसकी रेंज की तो यह 350 किलोमीटर तक मारने की क्षमता रखती है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा है और काफी खास भी है। तो 350 किलोमीटर तक का दायरा यह कवर कर लेती है। वहीं यह 500 से 1000 किलोग्राम तक की सामग्री लेकर के भी ट्रैवल कर सकती है, जो इसकी अपने आप में एक खास विशेषता है। क्योंकि 500 से 1000 किलोमीटर की जो यह क्षमता इसकी डेवलप की गई है, यह भारत में विकसित की गई है लगातार निरंतर परीक्षणों के द्वारा और हमारे विभागों के जिस प्रकार से प्रयास थे उसके बाद ही अब यह सफल हो सका है। वहीं अगर हम पृथ्वी-2 की बात करें तो पृथ्वी-2 मिसाइल को सन 2003 में भारतीय सामरिक जो हमारा वो है क्षेत्र है उसके अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद से यह भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो पृथ्वी-2 मिसाइल से जुड़ी हुई थी, जिनको हमने अच्छे से समझ लिया है। आप लगातार इसके बारे में सुन रहे होंगे। आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ऐसी स्थिति में आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी आप टैप करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो पृथ्वी-2 मिसाइल के टेस्ट इस प्रकार लगातार हो रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं भारत अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और भारत चाह रहा है कि यदि आने वाले समय में चाइना से या पाकिस्तान से किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध होता है, तो भारत अब हारना नहीं चाहता। पहले की स्थितियां अलग थी, जब पहले 65 में 62 में 71 में वॉर जो हुए थे, उस समय भारत नवीन स्वतंत्र हुआ था। भारतीय सामरिक क्षेत्र अत्यधिक
विकसित नहीं था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि हम भारत की सामरिक स्थिति समझें तो आज भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में गिना जाता है और भारतीय सामरिक शक्ति बहुत ज्यादा विकसित है, जो अपने आप में किसी भी देश को पराजित करने के लिए सक्षम है। चलिए इसी के साथ अपना जो रुख है हम अगले टॉपिक की ओर कर लेते हैं। हम आज का अपना दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, जोजिला सुरंग वाला दूसरा टॉपिक है हमारा। तो जोजिला सुरंग दरअसल इसका जो प्रस्ताव था ये पास कर दिया गया है केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा। यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि जोजिला सुरंग तैयार की जाएगी। तो जोजिला सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? दरअसल यह एक सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की सुरंग मानी जा रही है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगी। यानी कि दो यूनियन टेरिटरीज के बीच में यह जा रही है और दोनों को आपस में जोड़ रही है। अगर हम एक बार को समझे तो ये सुरंग कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलने वाली है। ये लाइक दिस टाइप। तो इस तरह से यह सुरंग बनेगी और यह सुरंग क्या करेगी? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर के अगर हम क्षेत्र में समझेंगे तो यह सुरंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी और मुख्य रूप से यह सुरंग श्रीनगर को लेह के क्षेत्र से जोड़ने वाली है। दरअसल पहले क्या हुआ करता था, देखो हम एक बात हम हमेशा जानते हैं और बचपन से पढ़ते हुए भी आए हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। यानी कि आवश्यकता होती है तो उसी के अनुसार एक नया आविष्कार भी किया जाता है। दरअसल इस क्षेत्र में क्या हुआ करता था कि यह जो आपसी का क्षेत्र है इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के बीच में, यह ब्लॉक हो जाया करता था, क्योंकि अब सर्दी के दिन में यहाँ पे लगातार बर्फबारी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आवश्यकता थी तो इसलिए आविष्कार किया गया। आविष्कार क्या किया कि जोजिला सुरंग का आविष्कार किया गया। किस प्रकार किया गया? अब श्रीनगर और लेह को जोड़ दिया जाएगा। अब क्या होगा? इसको कवर रखा जाएगा ताकि जो बर्फ पड़ती है वह यहाँ पर रुकावट ना बन सके, जिसकी वजह से क्या हो सकेगा कि सर्दी के तगड़े मौसम में भी यहाँ पे ट्रैवल हो सकेगा। तो इस प्रकार यह जो सुरंग है यह 12 महीने इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को आपस में जोड़ने का काम करेगी। आगे की थोड़ी सी समझ लेते हैं। साथ ही साथ इस टनल की खास बात यह भी है कि यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग बनने जाने वाली है। यानी कि बाई डायरेक्शनल जो टनल यह बन रही है यह एशिया की सबसे बड़ी टनल अब मानी जाएगी, क्योंकि यह इसके अपने आप में खास विशेषता है। सबसे बड़ी टनल क्यों मानी जाने वाली है? अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 14.15 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे तो इसको मतलब जो एवरेज ले आता है वो इसको 14.2 कहते हैं। तो लगभग माना जा रहा है कि 14.2 किलोमीटर लंबी यह टनल तैयार होगी, जो एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग कहलाएगी, जो कहीं ना कहीं भारत के महत्व में वृद्धि करेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि एशिया के स्तर पर अगर देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि सबसे लंबी सुरंग भारत के पास होगी। अगर हम बात करें वर्तमान में तो एशिया का सबसे ऊंचा पुल भी भारत के पास ही है, जो दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है। इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, यह कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबा है। तो इस प्रकार के यह आविष्कार नए नए भारत में हो रहे हैं, जिसकी वजह से नए नए कीर्तिमान अब स्थापित होने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। तो यह क्या कर रही है? यह सुरंग जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को जोरजिला दर्रे से जोड़ देगी। जोरजिला दर्रा बिल्कुल कॉर्नर पे आके पड़ता है, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले जो लद्दाख वाले एरिया पे। तो इस प्रकार यह मूव करता हुआ पूरा का पूरा इन 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगा और अंत में जोरजिला दर्रे से इसको जोड़ देगा, जो भी काफी महत्व की बात है। इस टनल को तैयार करने के लिए जो अनुमानित समय रखा गया है यह अभी 5 से 6 वर्ष का रखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा यह केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि आने वाले 5 से 6 सालों में यह टनल बन करके तैयार हो जाएगी। वैसे आपको मैं यह बता दूं, काम भी यहाँ शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार 5 से 6 सालों का उम्मीद लिया गया है, यानी कि सन 2025 से 26 तक की उम्मीद है कि यह टनल बनके तैयार वहां हो जानी चाहिए। वहीं अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह जो टनल तैयार हो रही है यह समुद्र तल से 11,500 से अधिक फीट की ऊंचाई पर तैयार की जा रही है, जो कि अपने आप में ये भी एक खास बात है। तो इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ऊंचाई में क्या हमें बताना है कि 11,500 फीट से अधिक समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह टनल तैयार की जा रही है। लंबाई की बात करें तो 4.2 किलोमीटर लंबी है, जो एशिया की सबसे लंबी टनल कहलाएगी। 5 से 6 साल का समय लिया गया है। और यह टनल क्या करने वाली, इसकी खास बात एक यह भी है कि NH1 के 434 किलोमीटर का जो यह रास्ता था इसको अब
हिमस्खलन से मुक्त कर देगी। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ करता था, पहले बहुत ज्यादा बर्फबारी हुआ करती थी, तो इतना लगभग जो एरिया है वो अब हिमस्खलन मुक्त हो जाएगा। और मुख्य रूप से यह बात क्या है, पहले जिस सफर को तय करने में 3 घंटे का समय लगा करता था, अब उस रास्ते को तय करने में 30 या 15 मिनट का समय ही लगेगा, एवरेज। इससे ज्यादा का समय अब नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो यह सामरिक दूरी बनी हुई थी, जो यह दूरियां थी, इनकी दूरियां खत्म हो गई है, अब समय कम लगेगा। जहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्रैवल आसान हो जाएगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा। और 12 महीनों में यह दोनों यूनियन टेरिटरीज आपस में जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से यह टनल अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, यह भारत का अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। लगातार हम पाकिस्तान का विवाद में रहते हैं कि जो हमारा विवाद है कश्मीर को लेकर के, कहीं ना कहीं पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, किंतु भारत के विभिन्न प्रयासों की वजह से ही यह आज तक सफल नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से यह बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। तो अब हम देख पाएंगे कि 12 महीने ही वहां पर अब ट्रैवल किया जा सकता है। तो सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां हमारी जो सेनाएं हैं वह 12 महीने सभी क्षेत्रों को कवर करेगी। और अब जो हमारा हिमस्खलन होता है, यह रुकावट नहीं बनेगा, हिमपात रुकावट नहीं बनेगा, जो काफी अच्छी बात है। बहुत ज्यादा महत्व इसका इसलिए भी है क्योंकि यह 3 घंटे का जो समय लगता था इन क्षेत्रों के बीच ट्रैवल करने के लिए, उसको यह 30 से 15 मिनट में ही अब यह निपटा देगा। तो आई होप आपको यह इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारी, जो हमें हमारी क्लास में डिस्कस होना जरूरी था। चलिए अब थोड़ा आगे रुक कर लेते हैं, जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है, तीसरे टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है प्रदूषण विरोधी अभियान। दरअसल प्रदूषण विरोधी अभियान चलाया कहाँ जा रहा है, यह भी देखने वाली बात है। अगर हम भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की बात करें, या फिर राजधानी ही सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो राजधानी दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर अब यह कार्यक्रम चलाया जाने जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर के बात स्पष्ट हो गई है और यह कार्यक्रम भी शुरू हो गया। लेकिन ये है क्यों, इसको स्थिति समझने वाली बात है। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो ऐसी स्थिति में आप वास्तव में इस स्थिति को लेकर के संशय में हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली वाले तो बिल्कुल भी यहाँ संशय नहीं रखेंगे। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम सोचें कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक के जो यह समय होता है, इस समय लगातार दिल्ली बहुत ज्यादा प्रदूषण से जूझती है। यह वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ सांस लेना भी अत्यधिक दुष्कर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, और सरकार ने इन प्रयासों को बढ़ावा देते हुए एक मुहिम शुरू की है, और इसका नाम दिया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। यानी कि प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध, इसका नाम दिया है वॉर अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन, इसको कहते हैं। तो प्रदूषण को लेकर के अब सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है, और चाह रही है कि प्रदूषण की जो समस्या दिल्ली में लगातार बनी हुई है, और यह समस्या हर साल होती है, इससे निपटा जा सके। अगर विभिन्न पैमानों पर देखा तो यही पता लगा कि दिल्ली के अंदर क्या है कि PM25 और PM10 जो है, यह पॉल्यूशन के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, यह भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो अब क्या हुआ है कि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार ने अब वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन प्रोग्राम को शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब इन्होंने विभिन्न विभाग गठित किए हैं, जो सभी क्षेत्रों पर नजर रखेंगे और प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर के काम किया करेंगे। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ है, दिल्ली सरकार ने कुछ योजनाएं भी लाई हैं, कुछ प्लान्स लेकर के आए। वो प्लान्स किस प्रकार, अगर हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला प्लान जो है वह यह है कि वृक्ष को प्रत्यारोपण किया जाएगा। दूसरा है स्मोक टावर लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा, दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर लगाया जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, और चौथा है पराली जलाने पर रोक लगाना। तो यह 4 महत्वपूर्ण प्रोग्राम दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं, जहां दिल्ली सरकार ने उम्मीद जताई है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। चलिए इनको बाय वन समझते हैं अच्छे से कि क्या यह किस हद तक सफल है, इसके लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं, और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं जो परेशानी सरकार को उठानी पड़ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्ष प्रत्यारोपण को लेकर के। देखो, वृक्ष प्रत्यारोपण का मतलब क्या होता है। वृक्ष प्रत्यारोपण में यह स्थिति होती है कि किसी एक स्थान पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, जो वृक्ष अपने आप में परिपक्व हैं और पूरी तरह से वह विकसित हो चुके हैं, उन वृक्षों को वहां से उखाड़ा जाता है और उन्हें किसी दूसरे क्षेत्र पर लगाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ नए वृक्ष लगाने का काम भी किया जाता है। तो इस प्रकार का काम किया जाता है जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके, एयर प्योरिफिकेशन का काम किया जा सके, जिससे कि लोगों को सांस लेने में मदद मिल सके और प्रदूषण ना हो अधिक। तो
वृक्ष प्रत्यारोपण की स्थिति में इस प्रकार काम किए जाते हैं जहां एक स्थान से वृक्षों को उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। अगर हम बात करें इसको लेकर के लाभ की, तो इसको लेकर के लाभ काफी सारे हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो वृक्ष होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत तो मिलेगी, इस प्रकार की उम्मीद यहाँ जताई जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो यह जो व्यवस्था है, यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा खर्चीली भी है। तो इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, साथ ही बहुत ज़्यादा श्रम बल की आवश्यकता भी पड़ेगी। पर अगर यह किसी हद तक सफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण से काफ़ी हद तक निजात तो पाई जा सकती है, ऐसी उम्मीद हम व्यक्त कर सकते हैं। और साथ ही जो अब टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं आपको यह बताऊं कि तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप आने वाले समय में कहीं कोई आर्टिकल भी लिखते हैं तो आर्टिकल लिखते समय भी आप इन पॉइंट्स को वहां पर मेंशन कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे वहां पे। तो इस प्रकार यह वृक्ष प्रत्यारोपण का कार्य किया जाने वाला सरकार के द्वारा, जो काफी हद तक कारगर हो सकता है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। इसको लेकर के विभाग वगैरह जो गठित होने थे वह सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं, काम शुरू होगा। क्योंकि दिल्ली का अगर हम देखें तो अभी से ही पॉल्यूशन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिल्ली अब रेड जोन में आ गया है पॉल्यूशन के क्षेत्र में भी। दूसरी बात है स्मोक टावर की। देखो, स्मोक टावर लगाने की बात अब दिल्ली सरकार ने कर दी है और दिल्ली में अब स्मोक टावर लगाए जाने का कार्य शुरू किया जाएगा। स्मोक टावर की विचारधारा कहाँ से आई है समझते हैं। कई विदेश ऐसे देश हैं, कई अन्य, जहां पर स्मोक टावर काम चल रहा है। अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो स्मोक टावर है वह चाइना में लगा हुआ है। अब चाइना में यह स्मोक टावर लगा हुआ है, सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं कई देश इसको अपना चुके हैं, तो वहीं दिल्ली भी अब इसको अपनाने वाली है। और इसको अपनाए जाने की स्थिति में क्या होता है, जब स्मोक टावर लगाया जाता है तो स्मोक टावर का जो टॉप होता है ये आसपास की हवा को अपने अंदर खींच लेता है। इसके अंदर एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम होता है और यह एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम नीचे की तरफ से साफ हवा को रिलीज करता है। तो इस प्रकार से यह काम करता है, जहां कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि यह आने वाले समय में कारगर सिद्ध होगा और दिल्ली के निवासियों के लिए यह लाभदायक भी होने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के लाभ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाएं किस प्रकार हैं? दरअसल हम जहाँ हम विभिन्न देशों को देखते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न देशों में यह स्मोक टावर की जो प्रक्रिया है यह बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। वहीं अगर हम चाइना को लेकर के बात करें, सबसे बड़ा स्मोक टावर लगाया है, तो उसके पास उससे जुड़े हुए विभिन्न आंकड़े ही नहीं है, जो आंकड़े यह सिद्ध करें कि स्मोक टावर की प्रक्रिया वास्तव में लाभदायक रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के दिल्ली सरकार की यह एक नई प्रक्रिया है जो शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग पर जोर दे रही है। अभी पिछले दिनों हम देखें तो एक प्रक्रिया यह भी देखने को मिली है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन के रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की स्थिति में यह काफी हद तक खर्चीला भी सिद्ध होगा। वहीं बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो है यह सभी क्षेत्रों में सफल नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जरूरत है। अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जिस जनसंख्या की वजह से ही दिल्ली के अंदर वाहन भी बहुत ज्यादा है, जो प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत बना हुआ है। वहीं आखिरी बात है हमारी पराली जलाने पर रोक। देखो, पराली क्या है, हर साल इस समय एक महत्वपूर्ण प्रदूषण का कारण बन जाता है। इस समय विभिन्न राज्यों के अंदर पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से जो धुआं है, उसके जो कण है तो पॉल्यूशन के, वो उड़ के दिल्ली में आते हैं और दिल्ली वालों के सांस लेने में यहाँ परेशानी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकारें यह कोशिश कर रही है कि पराली ना जलाई जाए। पराली को खत्म करने के लिए नए नए चीजें, रसायन विकसित किए जा रहे हैं, नए नए प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे परालियों को नष्ट किया जाए और आने वाले और उससे पराली को नष्ट करने के बाद से खाद बनाई जा सके, जिससे कि उसको जलाना ना पड़े और नुकसान भी ना हो और वायु प्रदूषित भी ना हो। तो इस प्रकार के जो ये महत्वपूर्ण काम है, यह सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और जिनसे यह उम्मीद की जा रही है कि इनसे प्रदूषण से निजात पाने में भी मदद मिलेगी। वहीं हम आगे की बात करें WHO के विचार, तो WHO ने भी यहाँ अपने कुछ विचार व्यक्त किए हुए हैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के। दिल्ली जो WHO यह बताता है कि दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, जहां प्रदूषण की वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो इन दिनों में जो बुजुर्ग होते हैं और बच्चे होते हैं, उनके लिए यह हवा बहुत ज्यादा ही हानिकारक होती है। उनके लिए यह हवा जहर के समान होती है, जिसकी वजह से यदि उन यहाँ यह उम्मीद भी होती है कि वह लोग अगर बाहर की हवा में रहें तो ऐसी स्थिति में उनकी जान भी जा सकती है, जो वास्तव में अत्यधिक घातक है। आगे बात करते हैं तो ग्रैब को लेकर के। अब दिल्ली में जिस प्रकार काम किए जा रहे हैं, तो नोएडा अथॉरिटीज की तरफ से ग्रैब भी लागू कर दिया गया है। ग्रैब क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। यह एक्शन प्लान जो लागू किया गया है, यहाँ से भी उम्मीद की जा रही है कि यह प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली के अंदर
लाभदायक काम कर सकता है। इसने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है, जहां अब यह भी इसकी तरफ से यह अलाउ कर दिया गया है कि कहीं भी जो मलबा होगा, मलबे को अब खुले तौर पे लेकर के कहीं भी आया जाए नहीं जाएगा, उसको ढक कर के लाया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं यह वह समय होता है जब दिल्ली के अंदर निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी जाती है। तो दिल्ली में ग्रैप लागू कर दिया गया है, तो दिल्ली अब ग्रैप की ग्रिप में आ गई है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं कि प्रदूषण की इस समस्या से निजात पाई जा सके। वहीं साथ ही साथ अब हम देखें तो दिल्ली के अंदर सीपीसीबी एंड पीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीसीबी, ठीक है, एनजीटी हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह सब भी अब इन दिनों बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और यह उन सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं जिससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है और दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है। तो साथ ही साथ जहां यह सभी जो विभाग हैं यह इन सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, वहीं अब यह बहुत सारे चालान भी करते हैं, बहुत सारे लोगों पर जुर्माना लगाते हैं, फाइन करते हैं, जो इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं। अगर लगातार अभी हम देखें तो कई विभागों पर, कई स्थानों पर जाकर के जो हमारे मंत्री हैं ये गोपाल राय, तो इनके द्वारा कई चालान भी किए गए हैं, कई लोगों पर फाइन किया गया है। अभी हाल ही मैंने पढ़ा था कि इन्होंने एक डिपार्टमेंट पे 20 लाख रुपए का फाइन भी किया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बहुत ज़्यादा सक्रिय तो है प्रदूषण की समस्या को लेकर के, इसके लिए काम किए जा रहे हैं। बाकी आने वाले समय में हम यह देखते हैं कि यह सभी जो व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं यह किस हद तक सक्षम है। चलिए आज की क्लास के अंदर को अब यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कौन से हैं? पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, जोजिला टनल एंड उसके बाद हमने दिल्ली का प्रदूषण विरोधी कार्यक्रम अच्छे से समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको इन सभी टॉपिक से जुड़ी हुई जो सभी बातें थी वह अच्छे से समझ में आ गई होंगी, वह सभी अच्छे से क्लियर होंगी और अब आप परीक्षाओं में प्रश्न को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। बाकी वीडियोस लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस लगातार मिलती रहें। एंड बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।